हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इसके पिछले वीडियो हम पढ़ चुके थे कोशिका। आज देखेंगे इस वीडियो में कोशिका विभाजन से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वही सब इस वीडियो में कराएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप अपने उसे कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। क्या तो कोशिका विभाजन, यह जो है 9500 प्लस, क्या बोले हैं, 9500 प्लस MCQ रुक्मिणी बुक से संबंधित है, जिसमें से हम पहले वीडियो में कोशिका पढ़ चुके थे। इस वीडियो हम देखेंगे कोशिका विभाजन। देखिएगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुव की ओर होता है? विपरीत ध्रुव की ओर होता है तो मेटाफेज ऑप्शन नंबर एंटाफेज ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिएगा, और सूत्री विभाजन के गुणसूत्र विपरीत पर क्या तो एनाफेज अवस्था में होता है। जहाँ पर डिस्कशन का चर्चा होगा हम वहाँ पर डिस्कशन भी करेंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ते चलेंगे। क्या तो प्रोफेज कोशिका में विभाजन की शुरुआत अवस्था में होती है। प्रोफेज कोशिका में विभाजन की शुरुआत अवस्था में होती है। क्रोमैटिन जाल छोटे एवं मोटे होकर गुणसूत्र बनाता है। क्रोमैटिन जाल छोटे एवं मोटे होकर गुणसूत्र बनाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2, निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी शतांगे कौन सी है? तो याद रखिएगा प्रोफेज है। कौन? तो प्रोफेज सूत्र विभाजन में सबसे लंबी शतांगे होती हैं। समसूत्रीय विभाजन की सबसे छोटी इकाई क्या? तो एनफेज है। क्या? तो एनफेज है। समसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप जीवों में वृद्धि तथा विकास होता है। समसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप ही जीवों में विकास एवं वृद्धि होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, मियोसिस किस स्टेज पर गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है? तो एनाफेज प्रथम। देखिएगा, मियोसिस एनाफेज में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। क्या? तो आधी होती है। क्वेश्चन नंबर कितना? तो चौथा देखिएगा, उपचाय क्या? तो उपाचय की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस अवस्था की कोशिका ज़्यादा सक्रिय होती हैं? किस अवस्था की कोशिका ज़्यादा सक्रिय होती हैं? तो याद रखिएगा प्रोफेज। क्या? तो प्रोफेज। क्वेश्चन नंबर कितना है? तो 5 देखिएगा, मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? मियोसिस प्रथम में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। मियोसिस प्रथम में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना? तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग होता है? शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार की सेल विभाजन का प्रयोग होता है? तो केवल समान सूत्रण होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्या देखिएगा, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समान सूत्र का प्रयोग होता है। समसूत्रीय विभाजन बाल्थरे फ्लेमिंग 1879 में जंतु सेल में देखा था। यह विभाजन यांत्रिक कोशिका में होता है। समसूत्रीय विभाजन 5 चरणों में होता है। समसूत्रीय विभाजन कितने? तो 5 चरणों में होता है। क्या? तो यंत्र अवस्था, पूर्ण अवस्था, मध्य अवस्था, पश्चात अवस्था, अंत्यवस्थ अवस्था। एक जनन कोशिका में दो संततित सेल का निर्माण होता है। एक जनन कोशिका में 2 संततित सेल का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोग एवं अस्थियों से संबंधित हैं?
तो याद रखिएगा यह जो है एंड्रोलॉजी है। क्या तो एंड्रोलॉजी है, देखिएगा क्या तो एंड्रोलॉजी शरीर एवं विज्ञान चिकित्सा की विशिष्ट प्रमुख शाखा रोग से संबंधित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना, तो 8 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है? कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है? तो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है मानव शरीर का सबसे बाहरी हिस्सा है त्वचा का। एपिडर्मिस मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है। त्वचा शरीर को सुरक्षा एवं संवेदनशील स्पर्श करने हेतु बनाता है, स्पर्श करने हेतु बनाता है। त्वचा में पाई जाने वाली तैलीय ग्रंथि सीबम का स्रावन करता है, सीबम का स्रावन करता है। त्वचा के संवेद ग्रंथियों से पसीनों को स्रावन करता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना है, तो देखिएगा 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो देखिएगा 1 मिनट। हाँ, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित है। मध्य रेखा पर स्थित है तब क्या, तो मेंटाफेज है, मेंटाफेज है। देखिएगा सूत्री विभाजन के नाम मेंटाफेज है जिसके दौरान विभाजित सेलों के गुणसूत्र मध्य देखा गया है। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 में तो बिरचाओ ने देखा था, बिरचाओ ने देखा। तो कब, तो 1855 में कोशिका विभाजन को। आगे देखेंगे क्या है, तो क्या है देखिएगा। कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं। कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। असूत्री विभाजन अविकसित सेल में होता है। समसूत्री विभाजन कायिक सेल में होता है। अर्धसूत्री विभाजन जनन सेल में होता है, जनन सेल में होता है। समसूत्री विभाजन 5 चरणों में होता है। हम इसके पहले बता दिए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या, तो निम्नलिखित में अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखिएगा 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 10 का जो होगा बी होगा। अर्धसूत्रण के परिमाण स्वरूप परिमाण कोशों में गुणसूत्र की संख्या दुगनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। ये क्या, तो गलत है, ये गलत है। बाकी सब सही है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्या, तो देखिएगा। हाँ 1 मिनट। हाँ अर्धसूत्रण क्या, तो अर्धसूत्रण के लिए यह कथन सही नहीं है कि अर्धसूत्रण के परिमाण स्वरूप परिमाण कोशों में गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज क्या, तो ऑस्कर हर्टबिगी ने की थी। हर्टबिगी ने 1876 में समुद्री अर्चिन के अंडे से में इनका नामकरण अर्धसूत्री फार्मर ने मोरे ने 1905 में की थी, 1905 में की थी। आगे क्या, तो देखिएगा। इस प्रकार का कोशिका विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है। इस कोशिका विभाजन के स्वरूप जंतु में शुक्राणु तथा अंडाणु एवं पादपों में नर तथा मादा युग्मों बनाते हैं जिसमें गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? आधी होती है। क्या होते हैं? तो आधी होती है। अर्धसूत्री विभाजन के 2 विभाजन होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में 2 विभाजन होते हैं। क्या, तो विषमरूपी विभाजन जो हर्ष विभाजन कहलाते हैं, समरूप विभाजन। देखिएगा डाइस कोशिका विभाजन से संबंधित हैं। तो क्या, तो साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन से संबंधित है। देखिएगा कौन कौन है, तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है। साइटोकाइनिन ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने की थी। साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने 1955 में की थी। कब, तो 1955 में की थी। इसका नामकरण लीथाम ने दिया था। यह जीर्णता को रोकता है। डीएनए एवं प्रोटीन में सहायक होता है। ऑक्सीजन का निर्माण पौधों के ऊपरी हिस्से एवं जड़ों के शीर्ष तथा कली में करता है। आप इसे ध्यान से कौन, तो साइटोकाइनिन। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यह जो है 5 से 10 मिनट का वीडियो है जो महत्वपूर्ण पॉइंट हम बता दिए हैं। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जरूर ही बनेगा। बस आप इसे एक बार पुनः देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट
और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।